Hello friends, this is SV. Welcome to Adega Munch. We are present here with another new session that is top 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा यानी कि जो एक सीरीज़ कंटिन्यू है दैट इज़ टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम CDP को कर रहे हैं यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ के हम ऑलमोस्ट 11 पार्ट कर चुके हैं। आज जो रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस यानी कि सीरीज़ के पार्ट नंबर 12। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन। ये रहा इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फ्रेंड्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है यानी कि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या फिर लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा यानी कि लिखना। फ्रेंड्स यानी कि राइटिंग एक सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें चढ़ना, दौड़ना और फुदकना, तो फ्रेंड्स ये आते हैं यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक अवस्था या स्थूल गतिक कौशल। फ्रेंड्स हम बात करना चाहेंगे कि स्थूल गतिक कौशल एंड फाइन मोटर स्किल आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म गतिक कौशल की जब भी हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जब बॉडी हमारे शरीर की वो मांसपेशियां काम करती हैं यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियां जब काम करती हैं या छोटी मांसपेशियों पर किसी बच्चे किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उनको हम सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। ठीक, और यानी कि स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें किसी व्यक्ति की संपूर्ण बॉडी काम करती है या फिर ये कहें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल के थ्रू हम बताना चाहेंगे, जैसे कोई एक बॉलर है वो बॉल करने जा रहा है। ठीक है, वो रनिंग कर रहा है, बॉलिंग करने से पहले वो दौड़ रहा है, उसके पैर चल रहे हैं, उसकी संपूर्ण बॉडी चल रही है। जैसे वो हाथ घुमाता है तो उसका शोल्डर और उसका संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा हाथ काम करता है। तो फ्रेंड्स उसको हम कहेंगे यानी कि स्थूल गतिक अवस्था, ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि उस व्यक्ति के संपूर्ण बॉडी काम कर रही है यानी कि बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही हैं। ठीक, तो वो रही स्थूल गतिक अवस्था यानी ग्रॉस मोटर स्किल। जब भी हम बात करते हैं जैसे ही उसने शोल्डर को घुमाने के बाद कलाइयों का उपयोग करते हुए यानी कि बॉल को फेंका, ठीक, कलाई घुमाई, कलाई के साथ साथ उसकी जो फिंगर्स उंगलियां हैं उसने काम किया यानी कि छोटी मांसपेशियां मूव हुई। ठीक है, छोटी मांसपेशियों का मूवमेंट हुआ तो उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल। तो फ्रेंड्स दो तरह की स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल जैसे हम सूक्ष्म गतिक स्थूल गतिक अवस्था कहते हैं एंड फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात हो रही है ये रही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा यानी कि लिखना। लिखने में किसी भी बच्चे की जो छोटी मांसपेशियां काम करती हैं इसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। फ्रेंड्स कक्षा 4 का एक बच्चा, एक स्टूडेंट है जो क्लास 4 में पढ़ता है, वो सदैव चिंतित रहता है। ठीक है, और कुंठित रहता है। तो आप क्या करेंगे यानी कि इस अवस्था में आप देखते हैं कि आपकी क्लास में एक क्लास 4 का बच्चा है वो सदैव चिंतित रहता है और कुंठित रहता है, मतलब डिप्रेस टाइप का रहता है। तो आप क्या करेंगे यानी उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या फिर स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर फ्रेंड्स आप करेंगे कि उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, क्योंकि उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका अदा करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसे ना तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ना मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या उसके भाग्य पर छोड़ देने की तो बात ही नहीं उठती, क्योंकि एक टीचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। सी ऑप्शन कहता है कि स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक टीचर का ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो किसी भी उसके स्टूडेंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम परेशानी महसूस होती है तो सबसे पहले वो उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करेगा यानी कि उसकी जड़ तक आखिर परेशानी का इस समस्या का कारण क्या है, कारण के साथ साथ फिर से परामर्शदाता की भूमिका अदा करेगा। कुल मिला के उसकी जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने की कोशिश
करेगा। यदि बात आगे बढ़ती है तो उस कंडीशन में आगे यानी कि उसके पेरेंट्स के साथ शिकायत कर सकते हैं या पेरेंट्स से कहेंगे कि वो मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले तो उसकी समस्या की जड़ तक जाएंगे, कारण क्या है, कारण खोजने के बाद ठीक है स्वयं एक टीचर परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड, इस सीरीज़ में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसके 80% पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये 12 पार्ट रहेगा, 12 के बाद 13 लास्ट पार्ट रहेगा 13, जिसमें ऑलमोस्ट यानी कि पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी टॉप 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थे इसमें। तो CDP के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट और आएगा। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो प्ले लिस्ट में इस सीरीज़ को हम इंक्लूड कर देंगे, यानी कि पूरे 200 क्वेश्चंस हो जाने के बाद। तो इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा जो स्पेस से ग्रस्त है, मतलब एक डिसेबिलिटी से ग्रसित है एक बच्चा, ठीक है, वह 100 यानी SA को वॉज लिखता है, ठीक है, और न्यूक्लियर को वो अनक्लियर लिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बच्चा है जो एक डिसेबिलिटी से ग्रसित है, वो वॉच को 100 लिखता है, या ये कह सकते हैं कि वो ए को या ये कहें कि B को D लिखता है, ठीक, या फिर W को M लिखता है, या फिर हम एक एग्जांपल लिया कि वो वॉच को 100 लिखता है और 100 को वॉच लिखता है। तो फ्रेंड्स यानी कि अंतर नहीं कर पाता, या लिखता है या अंतर नहीं कर पाता, यानी कि वॉच 100 और वॉच और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स वो किस तरह की यानी कि एक डिसेबिलिटी से ग्रसित है। शब्द जम्बलिंग विकार है उसके अंदर, या डिसलेक्सिया है, या फिर डिसलेक्सिया है, या फिर डिस्लेक्सिया है, या फिर डिस्मोर्फिमिया है। तो फ्रेंड्स उस बच्चे में जब भी बच्चा लिखने में प्रॉब्लम महसूस करता है, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया B को D लिखता है, या लिखने में जब बच्चे की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसे कहते हैं यानी कि डिसलेक्सिया। यानी पढ़ते समय रीडिंग में प्रॉब्लम महसूस करता है, ठीक है, वो अंतर महसूस नहीं कर पाता, ये वॉज लिखा है या 100 लिखा है। तो उस स्थिति में जो उसमें विकार है, जैसे डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया एक डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि बच्चा रीडिंग यानी कि पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है, जिसे हम पठन विकार भी कहते हैं। ठीक, हिंदी की बात करें तो उसे पठन विकार कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिस्फोर्मिया, ये दोनों जो दे रखी हैं, ये बिल्कुल इस तरह की कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रहेगा यानी डिसलेक्सिया रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया का जो संबंध होता है वो राइटिंग से होता है, बच्चा उसमें लिखने में दिक्कत महसूस करता है, ठीक है ना, राइटिंग में दिक्कत महसूस करता है, ठीक, डिसग्राफिया की यदि हम बात करें। फ्रेंड्स एक और जो विकार होता है, एक और जो डिसेबिलिटी होती है उसे बोलते हैं यानी डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में जो बच्चे के अंदर समस्या होती है वो गणन संबंधी यानी मैथमेटिक्स संबंधी होती हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि डिसएबिलिटीज से संबंधित यानी कि जितनी भी असमताएँ हैं, लर्निंग असमताएँ, उनसे संबंधित हमने एक वीडियो किया हुआ है अधिगम मंच पर, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जो CDP कंप्लीट कोर्स में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धांक होगा यानी 120, 100, 22 या फिर 83। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक जो बच्चा है, ठीक, एक जो बच्चा है उसकी जो आयु है, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, जिसे हम में कहते हैं, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज जो दे रखी है वो 12 वर्ष है, ठीक, और शारीरिक एज यानी कि फिजिकल एज, शारीरिक एज को हम कहते हैं यानी कि फिजिकल एज यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज जिसे CA बोलते हैं, वो दे रखी है 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स यानी कि ये फिजिकल एज हो गई और ये मेंटल एज हो गई। तो अब बच्चे का बुद्धि लब्धांक कितना होगा? तो बुद्धि लब्धांक की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि बुद्धि लब्धि का सीधा फॉर्मूला होता है यानी कि IQ, जिसे हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं। IQ बराबर MA/CA × 100।
तो फ्रेंड्स सिंपल एक फार्मूला होता है IQ का, यानी कि बुद्धि लब्धि का। बुद्धि लब्धि के इस फार्मूले, इस सूत्र में यानी कि रखने के बाद हमें बुद्धि लब्धि यानी IQ पता पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मानसिक आयु, मेंटल एज जो दे रखी है वो 12 दे रखी है, ठीक है। और शारीरिक आयु जिसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं वो 10 दे रखी है, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ निकल के आ जाता है। तो हम देखते हैं कि IQ बराबर एम ए दे रखा 12 वर्ष, ठीक है। बात करें और CA यानी कि जो शारीरिक आयु है, शारीरिक आयु या फिर हम कहें वास्तविक आयु, वास्तविक आयु मतलब जब से बच्चे का जन्म हुआ उसकी आयु, और मानसिक आयु का मतलब होता है बच्चा उस आयु के हिसाब से अपना काम ठीक से कर पाता है या नहीं। तो ये होगी 10 वर्ष, जब हम यहाँ पे 100 यानी कि 12 मल्टीप्लाई 100। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 10 से 10 को काटेंगे, 10 से 100 को काटते हैं या उसमें डिवाइड करते हैं तो 10 बचता है। अब आ जाता है हमारे पास इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 12 में 10 से जब हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 120। तो फ्रेंड्स उस बच्चे की जो IQ है 120 है, जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उस बच्चे का जो बुद्धि लब्धांक होगा वो 120 होगा, 120 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप जब भी मेंटल एज से संबंधित यानी कि IQ संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि IQ बराबर किसी बच्चे की, तो वो होता है सिंपल फार्मूला MA यानी मेंटल एज CA मल्टीप्लाई 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी दो चीज़ दे सकता है, तो मेंटल एज और वास्तविक एज देकर IQ पूछ सकता है, या फिर किसी बच्चे की IQ देकर, ठीक है, या वास्तविक आयु देकर मेंटल एज पूछ सकता है। इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ देकर एक चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वो रहेगा 120 यानी कि A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह का कोई भी IQ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास की जब भी हम बात करते हैं तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की बात की है, 4 अवस्थाओं की बात की है। पियाजे मानते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो स्टेजेस में चलता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की 4 स्टेज उन्होंने बताई हैं। तो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व का मतलब यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। एग्जांपल, किसी बच्चे का खिलौना खो जाता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके खिलौने को उसके सामने हमने छिपा दिया, ठीक है, छुपा दिया उसके सामने, तो फिर वो जाता है उस बच्चे को, उस खिलौने को बड़ी इजीली ढूंढ पाता है, ठीक है। उसके बाद उसके खिलौने को हमने उससे पीछे अलग जगह छुपा दिया, तो बच्चा वहीं पर जाएगा, उस खिलौने को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाता है। तो फ्रेंड्स इस अवस्था को कहेंगे कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया, कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ गया। बच्चा ये पहचान सक रहा है कि उसकी वस्तु कहाँ पर रखी है, ठीक है। तो वो वस्तु का, इसे हम वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। तो पियाजे ने किस अवस्था में इसको माना है, यानी संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संज्ञानात्मक चरण, मूर्त संज्ञानात्मक चरण, या फिर औपचारिक संज्ञानात्मक चरण। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा A रहेगा, यानी संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण को इंग्लिश में बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो रहेगी, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। एंड नेक्स्ट जो दूसरी अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। और लास्ट जो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था होती है, ये वाली, ये होती है 7 से 11 और 12 वर्ष की। तो फ्रेंड्स पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्रथम अवस्था यानी कि संवेदी चरण अवस्था, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों आवश्यक है एक टीचर के लिए। एक टीचर बनने जब भी कोई स्टूडेंट जा रहा है तो उसे एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी ही चाहिए, उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है, ठीक है।
शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है, या फिर इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सकता है, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो शिक्षक, कोई भी एक स्टूडेंट जो शिक्षक बनने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो वो अपने जो शिक्षण है, ठीक है, वो टीचिंग करेगा लास्ट में टीचर बनने के बाद, तो अपने उस शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत यही चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरह से बच्चे की साइकोलॉजी काम करती है और किस तरह से एजुकेशन में उसका अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना जो समृद्ध हो सकता है यानी कि सीखना, लर्निंग जो है सफल हो सकती है कब? शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे तब, ठीक है। या फिर बी की बात करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देकर कक्षा में आवधिक परीक्षा कराई जानी चाहिए। या फिर बात करें वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। या फिर डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन कहता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग किया जाए जिससे जो शिक्षण है या सीखना है वो एकदम समृद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स जब भी सीखने यानी कि लर्निंग समृद्ध होने की बात आती है, ठीक है, तो बात आती है कि स्टूडेंट्स की रियल लाइफ है एजुकेशन से उस तरह से जोड़ा जाए, यानी कि वास्तविक दुनिया के उदाहरण देकर कक्षा में विद्यार्थियों को एक दूसरे के अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। क्योंकि जब भी एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन हो, एक वार्तालाप हो, या टीचर अपने प्रकरण के माध्यम से बच्चे को एग्जाम्पल दे रहा है, तो वो ऐसे एग्जाम्पल सेलेक्ट करे जो बच्चे के रियल लाइफ से जुड़े हुए हों, ठीक है, वास्तविक दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिससे एक बच्चे को यह महसूस हो कि जो एजुकेशन कर रहा है, जो भी वो लर्निंग कर रहा है, जो भी वो सीख रहा है, वो चीज़ आने वाले फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर में उसके काम आने वाले हैं और उसकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो उसकी रुचि बनी रहेगी लर्निंग में। तो इस तरह से जो शिक्षण समृद्ध जो सीखना है एकदम समृद्ध हो सकता है या सफल हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। जो बाकी सारी चीज़ें वो हट जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि फ्री एक्सप्रेशन का प्रतिपादन किसने किया? संवेगों के नियंत्रण की जो विधि है फ्रेंड्स, संवेगों के जो नियंत्रण की विधि है जिसे हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति फ्री एक्सप्रेशन कहते हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया है? यानी कि रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि रूसो और मॉन्टेसरी दोनों ने, या फिर तीनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी हम संवेगों के नियंत्रण की अवधि यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति फ्री एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इस पर दोनों ने ही काम किया है, यानी कि रूसो ने भी और मॉन्टेसरी ने भी। तो फिर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे एडोलसेंस की बात हो रही है, यानी कि किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के बीच जो डेवलपमेंट होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं उसके फलस्वरूप होने वाला एक मुख्य कौन सी समस्या है? जब किशोरावस्था में बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं तो एक किशोर जो बच्चा है बहुत सारी परेशानी समस्या महसूस करता है, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? यानी अभिप्रेरणा की कमी, या फिर सहयोग की कमी, या फिर अभिरुचि की कमी, या फिर समायोजन की कमी। तो फ्रेंड्स जब भी किसी एडोलसेंस यानी कि एक किशोर बच्चे के अंतर्गत यानी कि उसमें जो परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में, जिसे हम 13 to 19 यानी कि 13 to 19 जिसे टीनेज भी कहते हैं कि अवस्था होती है, यानी कि 13 से 19 और 18 वर्ष की अवस्था, जो तनाव और तूफान की अवस्था है, जिस स्टैनले हॉल ने माना है कि तनाव है तूफान की अवस्था है, इसमें सडन जो चेंजेस होते हैं यानी कि विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा
यौन अवस्था को पूर्ण कर लेता है, बुद्धि का संपूर्ण विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट रूप से हो गया होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस करता है बच्चा यानी कि अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी। तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं करता, क्योंकि इस अवस्था में चरम पर होती है कोई भी चीज़, चाहे बुद्धि का विकास हो, चाहे डेवलपमेंट का विकास हो, चाहे फिजिकल विकास हो, चाहे लैंग्वेज विकास की बात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सहयोग की भी कमी नहीं होगी, अभिरुचि की भी कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स कमी जो महसूस करेगा यानी किशोर अवस्था में बच्चा महसूस करेगा यानी समायोजन की कमी, बिकॉज वो समाज के साथ समायोजन करने में दिक्कत महसूस करेगा, क्योंकि उसके अंदर अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तन हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चा सिर्फ अपनी दुनिया में जीता है, अपनी जो चिंतनशील है उस पर उसका अनुप्रयोग करता है, अपनी विचारशीलता पर काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, और जो सोसाइटी जो एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है पिछले हज़ारों सैकड़ों सालों से, तो उसके जो कुछ नियम कायदा कानून है वो मेरे अकॉर्डिंग ना चलकर अपने अनुसार चलते हैं। इसलिए समाज और उसके बीच, उसकी सोच के बीच यानी उसकी संकल्पना के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो वो समायोजन करने की उससे कमी महसूस होती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? कुल मिलाकर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो सबसे पहले नाम जो किस साइकोलॉजिस्ट का आता है, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक का नाम सबसे पहले आता है जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आती है? तो फ्रेंड्स यानी कि पावलोव का, या फिर बिने का, या फिर चॉम्स्की का, या फिर मैस्लो का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे पावलोव ने जो यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है लर्निंग की, सीखने की जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया है, ठीक। और तो इनका जो संबंध भाषा विकास से नहीं है। बिने की यदि हम बात करें तो इन्होंने यानी कि बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं, यानी इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक। यदि हम मैस्लो की बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो, तो अब्राहम मैस्लो ने यानी कि एक थ्योरी दी है जिसे अब्राहम मैस्लो का संबंध दूसरी थ्योरी से है, यानी भाषा विकास से नहीं है। तो भाषा यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का जब भी बात आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा विकास की, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम चॉम्स्की का आता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि नाम चॉम्स्की। तो नाम चॉम्स्की से संबंध में हम और कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नाम चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि जो थॉट, ठीक है, नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम किया है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम किया है। जो थॉट और लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये ऐसा मानते हैं कि ये पैरेलल चलते हैं, ठीक। और लैंग्वेज यानी कि विचार और भाषा एक साथ चलते हैं, यानी कि ये पहले थॉट पर थोड़ा बहुत काम करता होता है, उसके बाद ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। कुल मिला के इस तरह से लैंग्वेज काम करती है। तो फ्रेंड्स ये जो मानते हैं, यानी कि इन्होंने जो बात की है यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात की है, ये मानते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, ठीक। इनेट एबिलिटी जैसे यानी लैंग्वेज एक्विजिशन की, लैंग्वेज एक्वायर करता है बच्चा खुद से, किसी भी पर्यावरण में जाकर, किसी इन्वायरमेंट में जाकर बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, उसके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, ठीक है। इनेट एबिलिटी को इन्होंने जो कहा है यानी कि एलएडी कहा है। एलएडी का संबंध जो है इनसे मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फ्रेंड्स इस चीज़ को याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, यानी एलएडी का संबंध किससे है और इसके पूरा नाम क्या है। तो एलएडी का जो संबंध है, एलएडी का नाम चॉम्स्की से है, भाषा से। तो इसका जो मतलब होता है यानी कि एलएडी ये मानते हैं यानी कि किसी बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है जिसके अनुसार बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है एनवायरनमेंट में पहुंचने के बाद। तो फ्रेंड्स जो एलईडी काम करती है यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फ्रेंड्स इन्होंने जो एलईडी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस माना है, जो किसी भी व्यक्ति का जो कॉग्निशन है, जो ब्रेन है, इस तरह से काम करता है, ठीक है, एक डिवाइस की तरह काम करता है जिससे बच्चा कोई भी लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। तो
नोम चॉम्स्की की रही बात, तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ यानी कि 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज़ को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेगी। तो फ्रेंड्स यानी कि टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 ये था। इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज स्पेसिंग साइनिंग ऑफ।